हेलो गाइस, आज है डे 5 आईआईटी गेट जेम और सीयूटी क्वेश्चंस का। तो चलिए हम लोग सीरीज अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का। ठीक, पहला क्वेश्चन गाइस जो कि आईआईटी जेम 2021 क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है, कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन xn इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n xn माइनस 1। ठीक, और n जो है 1 2 3 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, और एक्स नॉट का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 2 है, और आपको निकालना है कि x100 माइनस x50 का वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो जब भी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर देखते हैं लाइक कि एक्स एन है और एन का जो है वैल्यू आपको दिया हुआ लाइक 1 2 3, तो सबसे पहले आप उसको वैल्यू को पुट करके देखिए। ठीक है, फिर पुट करने के बाद जो है वहाँ पे एक सीरीज बन जाएगा, फिर उस सीरीज को जो आप फिर इजिली जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए तो सबसे पहले वैल्यू को पुट करके देखना कि क्या सीरीज आखिर में बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं 45 आईआईटीजीएम का। ठीक है, तो मेरा जो इक्वेशन था क्या दिया हुआ था कि एक्स एन इज इक्वल टू एन प्लस वन एन और एक्स एन माइनस वन और एन इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ओके, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें कि वैल्यू को पुट करके देख रहे हैं कि n इक्वल टू 1 डाल के। तो जब n इक्वल टू 1 अगर डालेंगे तो क्या मेरा इक्वेशन बनेगा x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2/1। ठीक है, 2/1 इंटू x दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज x 0। ठीक, तो 2x0 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पे x0 का वैल्यू आप डाल भी सकते हैं, इसको हम नहीं डाल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, फिर अब हम लोग n इक्वल टू 2 डाल के देख रहे हैं। x2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3/2। ठीक है, x 2 माइनस 1 दैट इज x1। ठीक, ओके, 3/2 इंटू और x1 का वैल्यू क्या यहाँ से x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू क्या है 2x0, 2 2 कैंसिल, बचा कितना 3x0। ओके, अब 3 डाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो x3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 3 x 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, सो 4/3 इंटू x2, और x2 जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे, x2 का वैल्यू क्या है 3x0, 3x0, 3 3 कैंसिल, बचा क्या 4x0। ठीक है, तो पैटर्न देख रहे हैं आप कि जब x1 निकालना है तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है 2x0, x2 जब n का वैल्यू 2 डाल के देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या निकल रहा है 3x0, 3 डाल रहे हैं तो 4x0। ठीक है, जब 4 पुट करेंगे तो 5x0 आएगा। ठीक है, जब 5 करेंगे तो फिर 6x0 आएगा, तो आप पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इस सीरीज को एनालाइज कर सकते हैं कि ठीक कि तो हमको पूछ क्या रहा है कि 100, तो x100 का गाइस क्या होगा जस्ट उसका आगे 101x0, और x50 का क्या होगा गाइस 51x0। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे पैटर्न को एनालाइज कर लिया कि जब x1 हुआ तो 2x0, x2 तो 3x0, 3 पे 4x0, 4 पे 5x0, तो 100 पे कितना होगा 101, 50 पे कितना होगा 51x0। ठीक है, और x0 का तो वैल्यू हमको पता है क्या 2 गिवन है कि x0 इज इक्वल टू 2। तो यही तो हमको निकालना है। क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है कि x100 माइनस x50, x100 क्या होगा 101x0 माइनस 51x0। ठीक है, ठीक, तो जस्ट हम यही चीज़ यहाँ पे लिखे 101 माइनस 51x0 को कॉमन ले लिए, तो ये मेरा क्या बचा 51x0, और x0 का वैल्यू 2 है। ठीक, x0 का वैल्यू 2 है, x0 का वैल्यू 2 है, नो नो 50 होगा ना 50, सॉरी 50, हाँ, तो 50 इंटू 2 दैट इज 100। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज 100। ओके, इस क्वेश्चन में गाइस कुछ था नहीं, बस आप
एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू को पुट करके देखना, ठीक है। वैल्यू को पुट किए फिर अपने आप कुछ ना कुछ जो एक सीरीज में कन्वर्ट होता ही होता है, ठीक है। तो फिर आप एक सीरीज को एनालाइज कर पाएंगे कि आखिर में क्या सीरीज बन रहा है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया था कि जब जब हम लोगों ने x1 पुट किया था तो मेरा बना था कितना, 2x, कितना बना था, आई थिंक x1 पे 2x0, ठीक है, 2x0, 2x0, x2 पे कितना 3x0, ठीक है, फिर x3 पे 4x0, तो x100 पे क्या बनेगा, 101x0, और x50 पे क्या होगा, 51x0। जस्ट भाई आपको निकालना है इसका डिफरेंस। तो 101 माइनस 51 एक्स नॉट, और एक्स नॉट का तो वैल्यू दिया हुआ है 2, तो यहाँ से मेरा 100 आ गया, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 100 होगा, ठीक। 45 IIT JEM 2021, सो द करेक्ट आंसर इज 100, ठीक। इस क्वेश्चन तो गाइस कोई अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, बस जो है वैल्यू को पुट करके देखा, एक सीरीज बना, ठीक। अब उस सीरीज के अकॉर्डिंग जो फिर हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि x100 का वैल्यू जो है 101 एक्स नॉट होगा, और x50 का वैल्यू जो है 51 एक्स नॉट होगा, इसी का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 101 माइनस 51 एक्स नॉट, और इसका तो वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो जस्ट इसको सॉल्व किए तो आंसर 100, तो आंसर इज 100, okay। JNU 2018 triple S question number 44, in two good worlds a consumer utility function is given by x plus y। तो x plus y गाइस एक कौन सा यूटिलिटी फंक्शन है, दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ओके। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ गुड x इज 2 रुपीज दिया हुआ है x का दाम, और y का दाम कितना दिया हुआ है 2 रुपीज, ठीक। द कंज्यूमर हैज एन इनकम ऑफ 100, तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंजम्पशन बंडल। तो बहुत ही ईजी है गाइस, ठीक है, बहुत ईजी, सब कुछ दिया हुआ है आपको, सब कुछ दिया हुआ है, प्राइसेस दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको जस्ट बताना है कि उसका जो ऑप्टिमल बंडल्स क्या होगा, ठीक। तो u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज 2x, ये मेरा प्राइसेस है पी एक्स का, दैट, और प्राइसेस ऑफ वाई भी जो 2, दोनों का 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बजट लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, इनकम मेरा 100 है। तो गाइस एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब भी मेरा यूटिलिटी फंक्शन अगर सब्स्टिट्यूट रहे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहे, तो उसमें 3 केसेस बनते हैं, P1 बाई P2 जो है लेस देन इंडिफरेंस कर्व, P1 बाई P2 ग्रेटर देन इंडिफरेंस कर्व, P1 बाई P2 इज इक्वल टू इंडिफरेंस कर्व, और P1 बाई P2 क्या है, बजट लाइन, बजट लाइन, ठीक है, बजट लाइन, ठीक। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, यूटिलिटी का 1, कैसे, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 1, तो मेरा स्लोप कितना बना 1। उसी तरह से बजट लाइन का स्लोप क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 2, कैंसिल 1, तो मेरा बजट लाइन का भी स्लोप 1 है, और स्लोप ऑफ आईसीज का भी जो है 1 है। अब हमको निकालना है कि ऑप्टिमल बंडल। तो हम लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहले एक बजट लाइन बनाया जिसका स्लोप है 1, ठीक। इसका स्लोप कितना है 1, 1 इसका स्लोप है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में एक रूल होता है कि जब अगर मेरा दोनों स्लोप इक्वल होता है, आईसीज का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप, तो कंज्यूमर जो है ये सारे बजट, इस पे जो है उसका सारा ये पॉइंट ऑप्टिमल पॉइंट हो जाए, सारा पॉइंट, ठीक है। ये सारा पॉइंट जो कहीं पे भी अगर लेगा तो वो ऑप्टिमल पॉइंट होगा, कहीं पे भी इस बजट लाइन में कहीं पे भी अगर लेगा तो ये ऑप्टिमल पॉइंट होगा, ठीक है। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में होता है। तो मान के चलो कि अगर
अगर कंज्यूमर इस पॉइंट पे ले रहा है तो मतलब x मेरा 0 है और y मेरा क्या ऑल ऑफ y ले रहा है, ठीक है। तो 0 50 ऑल ऑफ y क्या है, मेरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो x तो मेरा कुछ नहीं है, मतलब पूरा y है, x इज इक्वल टू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 50। तो 0 50 सिमिलरली जो है ये भी जो है 50 0, ठीक है। तो ये सारा कहीं पे भी जो है कंज्यूम कर सकता है कंज्यूमर, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। तो आपको पूछा है कि मैक्सिमम कंजम्पशन बंडल क्या होगा, तो मैक्सिमम कंजम्पशन बंडल जो है ऑन दी बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन पे जो है वो है सारा पॉइंट, ये सारा पॉइंट जो है उसका एक मैक्सिमाइजिंग कंजम्पशन बंडल है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल है, बजट लाइन का स्लोप और आईसीस का स्लोप। और हम लोग जानते हैं कि जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर जो है इस पॉइंट पे जो कंज्यूम करता है, ठीक। तो 44, ओके कंप्लीट, ओके। Save Nada University SNU 2020. Question number 5. Consider two good utility maximization where the utility function is additive separable, and take the utility function u x2 is equal to ln x1, ठीक है। आपको एक यूटिलिटी फंक्शन दी हुई है, द प्राइसेस ऑफ गुड x1 और x2 एंड द मनी इनकम, और जो है आपको दिया हुआ है कि प्राइसेस जो है गुड वन का x1 का प्राइसेस p1 है और x2 का प्राइसेस p2 है और इनकम जो है m है, ठीक। और पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ गुड x कंज्यूम्ड इन इक्विलिब्रियम गिवन बाय द डिमांड फंक्शन आपको निकालना है x2, ठीक है। x2 आपको निकालना है, ठीक। क्वेश्चन का ही समझ में आ गया। तो ठीक, तो यूटिलिटी फंक्शन क्या दिया हुआ है कि x2 प्लस एल एन एक्स वन, ये मेरा लीनियर है, ये मेरा नॉन लीनियर है, ठीक है। एक फंक्शन लीनियर, एक फंक्शन नॉन लीनियर, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्वोज़ाई लीनियर, ठीक है। वन लीनियर अनदर नॉन लीनियर, दैट इज कॉल्ड क्वोज़ाई लीनियर। और मेरा बजट लाइन क्या है, इनकम इज इक्वल टू x1 p1 प्लस x2 p2, ठीक है। और हम लोग गाइस जानते हैं कि जो हम लोग का जो टेंडेंसी रूल दैट इज ऑप्टिमल, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, equilibrium point of the consumption bundle is this point, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्लोप ऑफ द आईसीज एंड द स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल, ठीक है। दोनों का स्लोप इक्वल है। और हम लोग जानते हैं कि बजट लाइन का स्लोप क्या होता है p1/p2, और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वन डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड टू। अगर ये मेरा गुड वन है और ये मेरा गुड टू है, ठीक है, तो और ये दोनों का स्लोप इक्वल होता है इस पॉइंट पे, बजट लाइन का स्लोप p1/p2 और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप mu1 डिवाइडेड बाय mu2। तो जस्ट हम वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन, तो जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, x1 के रिस्पेक्ट में। तो ln x1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x1 डिवाइडेड बाय mu2, ठीक है। u2 मतलब x2 गुड x2, जब गुड x2 को साथ अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x2 का तो क्या बनेगा 1, ठीक है। तो 1/x1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू p1/p2। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई किए तो मेरा ये बना p1x1 इज इक्वल टू p2, p1x1 इज इक्वल टू p2, तो इक्वेशन बना। और हम लोग जानते हैं कि जो मेरा बजट लाइन क्या है, बजट लाइन क्या है p1x1 प्लस p2x2, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो जस्ट m इज इक्वल टू p1x1 की जगह में क्या लिख सकते हैं p2 प्लस p2x2, ठीक। और बस यहाँ से x2 को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, m माइनस p2 डिवाइडेड बाय p2, ठीक है। तो ये कहीं पे भी p1 नहीं आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड वन, ठीक है। तो गुड वन से जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड वन, सो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके।
ओके गाइस, इस क्वेश्चन में गाइस कुछ था नहीं, बस आपको यूटिलिटी फंक्शंस ये दिया हुआ है। ठीक, यूटिलिटी फंक्शन गाइस आपको दे रखी है। ठीक है, ये कौन सी यूटिलिटी फंक्शन है? दैट इज कोसाइन लीनियर। क्यों? क्योंकि एक लीनियर है और दूसरी नॉन लीनियर है। और हम लोग जानते हैं कि जब एक लीनियर होती है और एक नॉन लीनियर होती है तो हम उसको कोसाइन लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी फंक्शन गाइस हमें दे रखी है कि u इज इक्वल टू x2 प्लस ln x1, और बजट लाइन में दे रखी है दैट इज p1 x1 प्लस p2 x2। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कि x2 बताना है, ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ x2 मतलब। ठीक है, ऑप्टिमल पॉइंट तो हम लोग जानते हैं ना कि ऑप्टिमल पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होता है, जब अगर हमारी बजट लाइन है, यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है। ठीक है, कुछ इस टाइप के होंगे, कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, दैट इज अवर टेंजेंसी पॉइंट। और इस टेंजेंसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों के स्लोप इक्वल हो रहा है ना। ये मेरा क्या, आईसीस, आईसीस का स्लोप क्या होता है, mu1 बाय mu2, और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, p1 बाय p2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों का स्लोप इक्वल है, mu1 बाय mu2 इज इक्वल टू p1 बाय p2। ठीक, और जस्ट हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया mu1। ठीक है, तो mu1 और मेरा यूटिलिटी फंक्शन क्या था, x2 प्लस ln x1, तो डेल u बाय डेल x1 दैट इज इक्वल टू mu1, यही होता है mu1 x1। तो जस्ट x1 के साथ इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया। log x का क्या होता है, 1 बाय एक्स, दैट इज 1 बाय x1। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 बाय x1 लिखा डिवाइडेड बाय x2। mu2 इज इक्वल टू क्या, डेल u बाय डेल x2। x2 के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1, 1 इज इक्वल टू p1 बाय p2। जस्ट इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो मेरा इक्वेशन बना ये p1 x1 इज इक्वल टू p2। ठीक है, अब जस्ट हम जो है इस पे हम लोगों ने पुटअप कर दिया, किस वाले पे, m इज इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2 इनिशियली, और इसके जगह में हम क्या ले सकते हैं, p2। तो m इज इक्वल टू p2 प्लस p2 x2, और यहाँ से हम लोग x2 को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो p1 है कहीं पे भी नहीं है, तो मेरा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड वन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके गाइस, या JNU 2015 ट्रिपल एस क्वेश्चन नंबर 54। There are three commodities. The first commodities has a negative price. ठीक है, नेगेटिव प्राइसेस दिया हुआ है -1 पर यूनिट फर्स्ट कमोडिटीज का। सेकेंड कमोडिटीज का 1 रुपीज़ है। ठीक है, पॉजिटिव। और थर्ड का जो +2 दिया हुआ पर यूनिट, और उसके इनकम जो है 100 रुपीज़ इनकम दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है आपको। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, 3 कमोडिटीज़ है। ठीक है, 3 कमोडिटीज़ है। 3 कमोडिटीज़ में क्या, एक का प्राइस इज -1, एक का +1, एक का +2, और इनकम जो है 100 दे रखी है। आपको पूछा कि कौन सा इसमें से गलत नहीं है। ठीक है, कौन सा गलत, नॉट ट्रू, सॉरी, कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो गाइज एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, सी नंबर, सी नंबर उठाओ। सी नंबर में क्या है कि 0060, 60, ये मेरा क्या, गुड वन, ये है गुड टू, ये है मेरा गुड थ्री। ठीक है, लेकिन इनकम कितना है, 100 रुपीज़। अगर मान के चलो कि वो यहाँ पे कुछ नहीं लिया, एक्स गुड टू भी नहीं लिया, गुड वन भी नहीं लिया, तो सारा वो गुड थ्री लेगा। ठीक है, लेकिन उसके पास इनकम कितना है, 100। ठीक है, 100 ही उसके पास इनकम है, समझ में आ रहा है, 100 ही इनकम है। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ से निकालूं दैट इज 60 × 2, इसकी प्राइसेस 2 है, दैट इज 120, लेकिन इनकम है 100, लेकिन वो 120, दैट इज फॉल्स। सो सी इज रॉन्ग, नॉट ट्रू, सही नहीं है सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, फिर से एक बार। ठीक है, तो P1, P2, ओके, P3, 3 गुड्स दिया हुआ और उसकी प्राइसेस दे रखी है। ये -1 है, ये 1 है और ये 2 है।
ठीक। तो और इनकम उसके पास 100 है। अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो ऑप्शन सी में क्या है, 0 0 60, मतलब गुड वन नहीं कंज्यूम कर रहा है, गुड टू भी नहीं, और गुड थ्री वो जो है वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, गुड थ्री कंज्यूम कर रहा है, तो मान के चलो अगर वो गुड थ्री मतलब 60 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो 60 यूनिट इनटू और प्राइसेस ऑफ कमोडिटी थ्री का कितना, 2, दैट इज 120। बट उसके पास इनकम तो 100 ही है, तो 120 को कैसे खर्च कर सकता है, तो फॉल्स है, गलत है। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसमें तो गाइस अब कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, डीएससी 2019 क्वेश्चन नंबर 21। Nitin is a stamp collector and consume only stamp and cheese sandwich. His utility function is S plus log C. ठीक है, तो सेम एक कौन सा यूटिलिटी फंक्शन है, दैट इज क्वाज़ी लीनियर। वन इज लीनियर, अनदर इज नॉन लीनियर, दैट इज क्वाज़ी लीनियर टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, if the Nitin is at point where he is consuming both goods, ठीक है, both goods को जो कंज्यूम करना चाहता है, then the total amount that he is spending on cheese sandwich depend on, ठीक है, तो आपको निकालना है कि टोटल अमाउंट दैट ही इज स्पेंडिंग ऑन चीज सैंडविच डिपेंड, जो किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चाहे वो ओनली ऑन द प्राइस ऑफ द स्टैम्प पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चीज़ जो है किस पे डिपेंड करेगा, उसका जो स्पेंडिंग है चीज़ का वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टैम्प पे या सैंडविच पे या फिर इनकम पे या फिर नन ऑफ द या फिर ऑल ऑफ द थ्री ऑफ द अबव। ओके, ठीक। तो यूटिलिटी फंक्शन गाइस ये हमको दे रखी है, और हम लोग जानते हैं कि इस टाइप के फंक्शन को जब भी हम लोग देखेंगे दैट इज कॉल्ड क्वाज़ी लीनियर। ठीक है, क्वाज़ी लीनियर। वही सेम चीज कि अगर ऑप्टिमल पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर ऑप्टिमल पॉइंट, ये वाला पॉइंट गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि दोनों का स्लोप, ठीक है, बजट लाइन का स्लोप और यूटिलिटी का स्लोप, ये यूटिलिटी कर्व मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है इस पॉइंट पे। यही मेरा क्या एक मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आप इसको जो है लेग्रांजियन के भी थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, सेम रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट है। तो जस्ट हम लोगों ने दोनों स्लोप को इक्वल किया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सैंडविच डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चीज़। ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ चीज़ डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ, सॉरी, प्राइस ऑफ सैंडविच डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ चीज़। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सैंडविच, तो सैंडविच को जब अगर हम लोग अगर निकाल लेंगे, ये मेरा टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, तो जब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय एस के साथ, तो मेरा क्या निकलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी एस मतलब 1, तो ये मेरा 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूनिट ऑफ चीज़ लॉग सी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सी के रिस्पेक्ट तो 1/c, 1/c इज इक्वल टू प्राइस ऑफ सैंडविच डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ चीज़। ठीक है, तो जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, तो मेरा c इज इक्वल टू आया पी एस डिवाइडेड बाई पी सी। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू सी इंटू पी सी। ठीक है, तो प्राइस ऑफ सैंडविच जो है चीज़ पे डिपेंड डिपेंड ओनली ऑन द प्राइस ऑफ स्टैम्प, सॉरी एस फॉर स्टैम्प। ठीक है, एस फॉर स्टैम्प तो, ठीक है, तो स्टैम्प पे डिपेंड हो रही है, यस इट इज डिपेंड ऑन द स्टैम्प। ठीक है, एस फॉर स्टैम्प, सॉरी मैंने उस टाइम सैंडविच बोल दिया था, सी फॉर दैट इज सैंडविच चीज़। ठीक है, तो आप इसको चीज़ बोल सकते हैं, इसको सैंडविच, सॉरी व्हाट क्या था, स्टैम्प। ठीक है, स्टैम्प। ठीक है, जो भी रहे, तो हम लोगों ने बस इसको सॉल्व किया, तो हम लोगों ने देखा कि यस इट इज़ डिपेंडेंट, प्राइसेस ऑफ स्टैम्प जो है डिपेंड कर रहा है प्राइसेस ऑफ चीज़ पे। ठीक है, तो आंसर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन, ओनली ऑन द प्राइस ऑफ स्टैम्प्स, इनकम पे नहीं, एम तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यस, तो 2 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गाइस कुछ था नहीं, बस आपको एक चीज ना समझना है कि आपको यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है, प्राइसेस वगैरह दे रखी है। ठीक है, तो
एक इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर मैक्सिमाइजिंग पॉइंट कब होता है, ये वाला पॉइंट। और इसमें क्या है कि दोनों का स्लोप इक्वल है ना, ये बजट लाइन का और एक इंडिफरेंस कर्व का। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो भी रहे गुड वन डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड टू इज इक्वल टू प्राइसेस वन डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ टू। तो जस्ट इसी फॉर्मूला से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और हम लोगों ने एक रिजल्ट देखा कि यस कि प्राइसेस ऑफ स्टैम्प जो है डिपेंड हो रहा है प्राइसेस ऑफ चीज़ पे। ठीक है, तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। आप एक बार इसके सॉल्यूशन को देख लेना अच्छे से, समझ में आ जाएगा। ओके, ISI 2011 क्वेश्चन नंबर 3। The value of log base 4 2 minus log 8 2 प्लस log 16 2 माइनस log रूट अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक सीरीज आपको दे रखी है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, तो गाइज log 2 4, ये 4 दे रखी है, तो 4 को, ठीक है 4 दे रखी है, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। ठीक, लिख सकते हैं। ठीक, तो एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि log बी, बेस बी और ए रहा, तो ये क्या होता है log ए बाय log बी होता है। अब इसी को हम लोग इस वाले पे तोड़ देते हैं, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाय log 2 पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेस ई ले लेना। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे नेचुरल लॉग पे कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय ए टू क्या होगा, यहाँ पे उठ के आ जाता है log का रूल, दैट इज 2 log 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1/2। ठीक है, तो इसी तरीका से सारा को जो है ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, सारा को तो नहीं, बस पहले 3 को हम लोग सॉल्व करके फिर हम लोग उसके पैटर्न को एनालाइज कर लेंगे क्या कि उसका पैटर्न बन क्या रहा है। ठीक है, तो जस्ट log 2 बेस 4 था, तो ये वाला फॉर्मूला पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया कि अगर log बेस बी ए रहा तो log ए बाय log बी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेम एज ln ए बाय ln बी। ठीक है, सेम। तो जस्ट हम लोगों ने इसको लिखा है ln 2 डिवाइडेड बाय 4 था, तो 2 में आ गया 2 ln 2। ठीक है, ln 2 कैंसिल, उसी तरह से 8 है, तो यहाँ पे गाइस क्या होगा कि log 2 डिवाइडेड बाय log 8। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाय 8। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और 3 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, तो बचा कितना log 2 कैंसिल, बचा कितना 1/3। ठीक है, तो बचा 1/3 1/2। ठीक है, उसी तरह से पैटर्न बनता चले जाएगा। ठीक, माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पे क्या किए कि अपने से खुद 1 प्लस किए -1 किए खुद से, और एज इट इज ये था जो था हम लोगों ने यहाँ पे उतार दिया, प्लस हाफ -1/3 प्लस 1/4 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 माइनस। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, ये माइनस यहाँ पे कॉमन लिया, कॉमन लिया तो बचा कितना 1, ये प्लस था माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया तो माइनस हाफ होगा, माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस जो है बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने माइनस कॉमन ले रखा है। ठीक है, तो ये सीरीज तो गाइस ये सेम इज एक्सपेंशन है किसका, log 1 प्लस एक्स का। log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, मैंने कल फोर्थ जो मेरा जो सेशन था उसमें जो है मैंने ISI पे ही जो सेम क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो एक बार उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न बनेगा -x4 पे पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, और हम लोगों ने जब यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4, x का वैल्यू अगर 1 अगर पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो बना क्या log 2, और एक सेम सीरीज है, ये सीरीज और ये सीरीज सेम बन गया। ठीक है, तो इसकी जगह में हम लोग क्या ले सकते हैं ln 2 या log 2, और 1 तो मेरा ये पहले से था दैट इज 1 माइनस ln 2।
ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है। इस क्वेश्चन में गाइस कुछ था ही नहीं, बस आपको जो है एक वाला फॉर्मूला याद रखना होगा कि अगर लॉग ए बेस बी अगर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए बाय लॉग लॉग बी। ठीक है। और जो है हम लोग का जो सीरीज है लॉग टू डिवाइडेड बाय लॉग फोर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग टू डिवाइडेड बाय लॉग एट प्लस log 2 डिवाइडेड बाय log 16 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो log 2 डिवाइडेड बाय log 4, तो log 4 मतलब क्या हो, 4 की जगह में क्या लिखा, 2 पे पावर 2 और ये 2 के इधर आ जाएगा, दैट इज 2 log 2 माइनस log 2 बाय 3 log 2। ठीक है। तो इससे से log 2 सारा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एक सीरीज इस टाइप से बनेगा, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस, ठीक है, इस टाइप से एक सीरीज बनता चले जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि खुद से जो है 1 ऐड किया, -1 किया और इसको एज इट इज हम लोगों ने उतार दिया। ठीक है। ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है। -1 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, ये थे ना यहाँ पे -1 को कॉमन लेके, माइनस को कॉमन लेके, तो माइनस को कॉमन लिए बचा 1 माइनस, ये प्लस है। ठीक है। तो माइनस हम लोग तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, तो -1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 डॉट डॉट सीरीज। और ये सीरीज जो है ये एक्सपेंशन है लॉग 1 प्लस एक्स का। जब हम लोग एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे इस एक्सपेंशन में तो हम लोगों को सेम सीरीज मिल जाएगा, सेम ए। तो इसके जगह में हम लोग क्या ले सकते हैं, log 2। ठीक है। और हम लोग बात करें नेचुरल लॉग पे तो ln2 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। ln2 जो भी रहे, तो दैट इज 1 माइनस log 2। ओके। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, यहाँ तक तो गाइस कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। अब हम लोग देखते हैं DSC 2021 क्वेश्चन नंबर 6। एक राइट एंगल ट्रायंगल हैज अ टू इक्वल साइड्स ऑफ 1 इंच। 1 इंच जो है दोनों का टू इक्वल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। इस टाइप के लेंथ 1 है, 1 में लेंथ दिया हुआ, ड्रॉन हॉरिजेंटली इज डिवाइडेड इनटू n+1। ठीक है। इसको n+1 भाग में इसको बांटा जाता है इक्वल पोर्शन में, हॉरिजेंटली इसको। ठीक है। n+1 भाग में, दैट इज इसको 1 + n। ठीक है। सारे को, तो ये मेरा क्या होगा, 1/n+1, ये टोटल 1 है और इसको n+1 में जो है इसको तोड़ा जा रहा है, तो हर एक भाग, हर एक पोर्शन क्या होगा, 1/n+1, ये भी 1 जो है 1/n+1, ये भी। ठीक है। और each portions after the first a rectangle is formed with a height equal to the vertical distance from the left hand end portion of the hypotenuse of the triangle. Find the sum of the rectangle areas S and limiting values। ठीक है। लिमिट लगा के इसको सॉल्व करना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको गाइस बोल क्या रहा है, बोल इतना ही रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड लेंथ जो है 1 1 दे रखी है। अब इसको जो है हम लोग डिवाइड करते हैं n+1 इक्वल पोर्शन में, n+1 इक्वल पोर्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। और उसके बाद डिवाइड करने के बाद एक जो रेक्टेंगल का जो है शेप लेता है, तो उसका सारे रेक्टेंगल के समेशन को निकालना है कि उसका समेशन क्या होगा। ये रेक्टेंगल एक समेशन लिया, ये भी एक लिया, तो ये सारे का समेशन, इसका इसका इसका। ठीक है। उस तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल बना, तो ये सारे का समेशन पूछ रहा है कि क्या है, क्या होगा। ठीक है। तो चलिए इसको बुक करते हैं गाइस। इसका लेंथ 1 है, टोटल लेंथ 1, टोटल लेंथ 1। अब इसको डिवाइड किया जाता है कितना, n+1 में, तो हर एक हिस्सा क्या होगा, 1/n+1। ठीक है। तो दैट इज 1/n+1। ये मेरा 1/n+1
ए वी वन बाय एन प्लस वन, ए वी वन बाय एन प्लस वन, ए वी वन बाय एन प्लस वन, ठीक है, सिमिलर, ठीक है, चलते जा रहा है, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक, जब एन एन टर्म तक, ठीक है। और ये जो है मेरा टोटल क्या है, वन, ठीक है, टोटल मेरा वन है। आपको पूछ रहा है ये जो रेक्टेंगल बना बना ना, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला, ठीक है, फिर उसके बाद फिर दूसरा रेक्टेंगल, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक, फिर ये दूसरा रेक्टेंगल बना, ठीक है, ठीक है, उसी तरह से फिर ये तीसरा रेक्टेंगल बना, ठीक है, तो उसी तरह से, तो इस सारा रेक्टेंगल का जो समेशन है, ठीक है, इस सारा रेक्टेंगल का जो है समेशन आपको निकालना है कि सारे का समेशन क्या होगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल, फिर ये रेक्टेंगल, इस ये रेक्टेंगल, ये सारे का समेशन क्या होगा, क्वेश्चन आपको ये बोलना है, ठीक। तो गाइज हमको मालूम है कि इसका जो ब्रेथ है दैट इज वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। अब ये वाला अगर हमको अगर एरिया अगर निकालना होगा, ये वाला एरिया, ओनली दिस एरिया, ठीक है, ये एरिया, तो ब्रेथ तो हमको मालूम है दैट इज वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। अब हमको चाहिए ये लेंथ, ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखी है कि ए वाला हाइट और ए वाला हाइट सेम है, मतलब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से उतार देता हूँ, लाइक कि, ठीक है, ए वाला मेरा पोर्शन क्या है, वन बाय एन प्लस वन, ए वाला, और ये सेम होगा, ए भी, ब्रेथ ऑपोजिट साइड साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज सेम, तो ए भी साइड मेरा क्या होगा, वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ए भी जो बचा है ना रेस्ट पोर्शन, इसका भी लेंथ सेम है, वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। और मेरा टोटल लेंथ वन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वन है, अगर इसको निकालना है, इसको निकालना है तो दैट इज वन माइनस वन बाय एन प्लस वन, ठीक है, यही होगा ये वाला लेंथ। तो वही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पे, इसका अगर एरिया, इस एरिया को यहाँ पे लिखे हैं, ये सेकंड वाला एरिया, अभी मेरा टू हो गया, वन के साथ था, अब मेरा टू रेक्टेंगल, तो टू माइनस एन प्लस वन, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे, उसी तरह से थर्ड का, उसी तरह से एन का, nth टर्म के साथ, ठीक है, उसको यहाँ पे इरेज कर देता है, ठीक। तो जस्ट हम लोगों ने बस इसको सॉल्व किया, वन बाय एन प्लस वन, वन बाय एन प्लस वन जो हम लोगों ने सारे जगह से कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, तो वन, वन प्लस अप टू एन टर्म, माइनस 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 कॉमन निकाल लिया, बचा कितना, वन बाय एन प्लस वन, वन बाय एन प्लस वन, ये माइनस था, माइनस हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे प्लस देना होगा, प्लस माइनस तभी माइनस आएगा, ठीक है, तो प्लस टू बाय एन प्लस वन डॉट डॉट अप टू एन बाय एन प्लस वन, ठीक है। तो जस्ट, और ये वन अप टू एन टर्म्स, तो ये मेरा सारा एन टर्म्स हो गया एन, सो वन बाय एन प्लस वन, ये मेरा एन हो गया, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो पैटर्न क्या बन रहा है, वन बाय एन प्लस वन, टू बाय एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, तो सबका सेम है सब, तो यहाँ पे लिख लिए वन प्लस टू प्लस अप टू वन, ठीक है, अप टू एन, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो वन बाई एन प्लस वन एज इट इज एन माइनस, इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में ए वाला हम लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और डिवाइडेड बाई एन प्लस वन था ही, ठीक है, एन प्लस वन कैंसिल हो गया, बचा क्या, वन बाय एन प्लस वन इंटू एन माइनस एन बाई टू, ठीक है। तो जब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए वाला आएगा, ठीक है। अब हम लोग को पूछा कि लिमिट, उसको लिमिट लगा के जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, तो जस्ट अगर मेरा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, एन है गाइस, तो इसको वैसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इधर एक बार ध्यान से देखना,
तो ये तो मेरा फाइनल आ गया आंसर। क्या है कि n बाय 2n+1। लेकिन पूछ रहा है कि जब अगर मान के चलो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा इसका वैल्यू। n है तो n को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 n+1 डिवाइडेड बाय n, और ये ऊपर जाएगा सेम चीज़ आएगा। ठीक है, ठीक है। तो 1/2 n 1+1/n लिख सकते हैं। ठीक, अब मेरा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये मेरा बन जाएगा 0, बचा कितना 1/2। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 1/2। या सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ आपको समझना है वो आपको समझना ही है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं ताकि ओके। एक रेक्टेंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका दो साइड इक्वल है 1 1। ठीक है, दो साइड है इक्वल 1 1। अब उसको जो है डिवाइड किया जाता है n+1 पार्ट में। ठीक है, कितने में, n+1 पार्ट में, n+1। तो मान लो कि एक ओके, तो सपोज कि ये मेरा ट्रायंगल है, गाइस थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 है। अब ये जो ओरिजेंटल लाइन है ना, इसको बांटा जाता है n+1 पार्ट में, n+1 पार्ट में इसको बांटा जाता है। तो हर एक पार्ट मेरा क्या होगा, 1/n+1। ये पार्ट भी 1/n+1, ये पार्ट भी 1/n+1 होगा। ठीक, तो इसको जब हम लोग बांटे तो एक क्या बना, सपोज कि ये मेरा बना एक, ठीक है, यहाँ पे होगा इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये टोटल 1 है, टोटल 1 है। ठीक है, और ये लेंथ क्या होगा 1/n+1। तो सेम ये जो छोटा सा टुकड़ा है इधर, इसका भी लेंथ 1/n+1। अगर हमको निकालना है ये वाला एरिया, और टोटल मेरा 1 है, तो क्या होगा 1 बाय, यही तो होगा। ठीक है, तो अगर हमको इसका एरिया अगर चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया, तो जस्ट लेंथ इनटू ब्रेथ, और ब्रेथ तो हमको मालूम है दैट इज 1/n+1, और लेंथ क्या होगा 1 माइनस 1/n+1। ये एक ट्रायंगल का, फिर जब टू ट्रायंगल पे जाएंगे तो ये दो कम हो जाएगा, फिर तीन पे जाएंगे तो तीन स्ट्रिप कम हो जाएगा, चौथे पे जाएंगे तो चौथा, अप टू एन टर्म तक जाएंगे तो एन टर्म तक जो है मेरा कम हो जाएगा। तो जस्ट जो, ठीक है, तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। और फिर हम लोगों ने 1/n+1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो जस्ट हम लोगों ने उसको कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 1, तो 1 अप टू n टर्म्स तक है, माइनस माइनस 1/n+1 2/n+1 अप टू n। तो माइनस हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन लिया है, तो यहाँ पे प्लस लेना होगा तभी प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो जस्ट निकाल के फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, और मेरे पास ये रिजल्ट आया। अब उनको पूछ रहा है कि इसको लिमिटिंग फैक्टर से बताओ कि जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इस n को हम लोग नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास बचा कितना 2, 1+1/n, और n 1/n क्या 0, कब जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0। तो मेरे पास हाफ इज द आंसर। ओके, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक तो गाइस कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ISI 2009 question number 10. In how many ways can three person each throwing a single die once make a score of 8? ठीक है, 8 स्कोर उसको बनाना है। ठीक है, each throwing a सिंगल डाई को फेंक के 3 पर्सन से। ठीक है, तो 8 कब कब बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 पर्सन है।
1 2 3 और इसको लाना है समेशन 8। ठीक है, तो 8 कब होगा, तो इसका हम लोग केसेस बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 केसेस इसका आएंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन 1 A2 A5। ठीक है, 5 2 7 और 1 8। ठीक है, 8, या फिर 1 3 4 तब भी 8। उसी तरह से 2 2 4 8, 1 1 6 8, 3 3 2 8। यही 5 ही पॉसिबिलिटीज बनेगा इस केस में, और पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो है 1 2 3, अगर 3 को अगर बैठाना हो किसी पर्सन को सपोज, तो उसका क्या होता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर उसको अरेंज करना हो, ठीक है, अरेंज करने का फॉर्मूला दैट इज 3 फैक्टोरियल। एन आदमी को अगर बैठाना है एन प्लेसेस पे दैट इज एन फैक्टोरियल। 5 पर्सन को अगर बैठाना है दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 3 है, 3 को अगर हम बैठाएं दैट इज 3 फैक्टोरियल। उसी तरह से 1 3 4, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल होगा। 3 है, 1 2 3, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जितना से रिपीट होता है उतना से उसको डिवाइड करना है, दैट इज 2 फैक्टोरियल। सो 3/2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 2 3 दैट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, क्यों, क्योंकि रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। फिर 1 2 3, 3 को बैठाएंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 3 रिपीट हो रहा है दैट इज 2 फैक्टोरियल। ये आ गया इज इक्वल टू 3, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 6। जस्ट इसको सॉल्व किया 3 + 3 + 3, तो टोटल आंसर जो 21। तो 21 जो है बनेंगे आपके पॉसिबल वेज। ठीक है, सो 21 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपको बेसिकली केस बना के देखना है कि क्या पॉसिबल केसेस बनेंगे। 8 अगर उसका स्कोर को अगर जोड़ा जाए तो 8। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। ठीक, तो जस्ट हमने 5 पॉसिबल केसेस देखा कि 5 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ 3% है, 3 को अगर बैठाना है परम्यूटेशन दैट इज 3 फैक्टोरियल। n होगा तो n फैक्टोरियल। 5 है तो 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 है, 3 को बैठाना है 3 प्लेसेस पे दैट इज 3 फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग डिजिट है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 डिजिट सेम था तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड किए, जस्ट इसको सॉल्व किए और आंसर में 21 आ गया। ओके, so the correct option is C for this ISI 2009 question number 10. Okay, JNU 2015 triple S question number 37 38, जो सॉरी 36 हो गया। ठीक है, 36 है, मिसप्रिंट हो गया। ओके, 36 37 38। ओके, इसको देखते हैं। एक सेल्समैन विजिट ओनली 5 डिफरेंट सिटीज, 5 डिफरेंट सिटीज पे जो विजिट करता है। एक है पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, भोपाल एंड लखनऊ। एवरी ईयर द सेल्समैन विजिट एग्जैक्टली 3 सिटीज। 3 सिटीज में एग्जैक्टली जो है सेल्समैन विजिट करता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है कि इफ द सेल्समैन विजिट बेंगलुरु द सेल्समैन आल्सो विजिट द पुणे। अगर वो बेंगलुरु विजिट करता है तो पुणे विजिट करेगा ही करेगा। ठीक है, इफ द सेल्समैन विजिट चंडीगढ़, अगर मानते चलो अगर चंडीगढ़ अगर विजिट कर रहा है तो फिर सेल्समैन डज नॉट विजिट इन द नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर जो ही चंडीगढ़ विजिट करेगा ही नहीं। ठीक, कंडीशन 1 कंडीशन 2। कंडीशन 3 क्या दिया, इन एनी ईयर सेल्समैन विजिट नो मोर देन वन ऑफ द सिटीज। मतलब एक ईयर में जो है, एक ईयर में कभी भी जो है वो 2 बार नहीं जा सकता है। ठीक है, 2 बार कभी भी नहीं जा सकता है एक साल में। ठीक है, in any year the salesman visit not more than one of the cities he visited in the previous year. Okay, तो आपको 36 क्वेश्चन दिया हुआ है कि which of the following is possible sequence of the combination of the salesmen to visit in the 2 successive year। 2 successive year में आपको निकालना है। सपोज ईयर 1 ईयर 2, ये ईयर 1 है
और एक ईयर 2 है, ईयर 1 ईयर 2। ओके, तो बेंगलुरु होगा तो पुणे तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, लेकिन दो जो है वो एक साथ नहीं जा सकता, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, ठीक है। बेंगलुरु जाएगा तो पुणे तो उसको जाना ही होगा। चंडीगढ़ अगर वो इस साल जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर वो चंडीगढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। और हमको निकालना था कितना, ईयर 1 और ईयर 2, ईयर 1 ईयर 2। तो सपोज कि अगर वो ईयर 2 में पुणे गया, पुणे गया, ठीक है, भोपाल नहीं, 1 सेकेंड, बेंगलुरु, ओके। अगर वो बेंगलुरु जाएगा तो पुणे तो जाएगा ही जाएगा, तो 1 सेकेंड इसको भी मिटा देते हैं। अगर जो है वो बेंगलुरु अगर गया, ये बी ई फॉर बेंगलुरु, बेंगलुरु अगर जाएगा तो पुणे तो उसको जाना ही होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेंगलुरु जाएगा तो पुणे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पुणे जाएगा तो जरूरी नहीं है कि वो बेंगलुरु जाएगा ही जाएगा, दिस इज ट्रू बट कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है बाबा। अगर इधर सही है, बेंगलुरु अगर गया तो पुणे जाएगा, लेकिन ये नहीं कि अगर पुणे गया तो बेंगलुरु जाएगा ही जाएगा, ये नहीं है केस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जैसे P इम्प्लाइज Q, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि Q डज नॉट इम्प्लाइज P, दैट कांट मीन्स, ओके, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ठीक। तो मान के चलो कि हो गया पुणे, ठीक, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में पुणे गया, बचा क्या, भोपाल, भोपाल वो बचा। और तीसरा क्या था, लखनऊ आई थिंक, लखनऊ, हाँ। तो सपोज कि यहाँ पे वो लखनऊ गया, ठीक है, तो बचा क्या, चंडीगढ़। तो ईयर 2 में क्या जाएगा, वो चंडीगढ़ जाएगा, ठीक। तो उसका आंसर क्या होगा, आंसर सी, पुणे, भोपाल, लखनऊ, ईयर 1 ईयर 2 में जो है पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, ओके। चंडीगढ़ गाइस, अगर यहाँ पे अगर चंडीगढ़ होता, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको चंडीगढ़ देना पड़ता, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर जो है नहीं जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेक्स्ट ईयर चंडीगढ़ नहीं जा रहा है, तो फर्स्ट ईयर में वो नहीं जाएगा, तभी तो वो सेकंड ईयर में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे चंडीगढ़ आ गया। अगर हम मान लिए कि पुणे हम सेकंड में इसलिए दिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पुणे देता तो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बेंगलुरु अगर देते तो पुणे हमको यहाँ पे देना पड़ता, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा डबल केस बन जाता, ठीक है, तो फिर ये वैलिड नहीं होता, ठीक। तो आंसर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये द सेल्समैन विजिट पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़ इन द फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर वो पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़ जो है फर्स्ट ईयर में ट्रैवल करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा, तो मेरे पास बचा क्या, ठीक है। थर्ड ईयर में तो मेरे पास बचा क्या, पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़। 1 सेकेंड, ऑप्शन है, देखना गाइस इधर हमको दिया हुआ है कि बेंगलुरु, पुणे, चंडीगढ़, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में जा रहा है, तो मेरे पास क्या क्या बच सकता है, भोपाल, लखनऊ और पुणे, तीन केस। जब ये तीन यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, यहीं पे फिर आ जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पे होगा। तो मतलब 1 और 3 पार्ट सेम होगा, और हमको निकालना है थर्ड ईयर में क्या होगा, तो सेम एज बेंगलुरु, पुणे और चंडीगढ़। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। उसी तरह से हम पूछ रहे हैं कि अगर वो पुणे, लखनऊ, भोपाल, पुणे, लखनऊ, भोपाल, अगर वो फर्स्ट ईयर में जा रहा है तो मेरे पास बचा क्या क्या, मेरे पास बचा पुणे, बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु, पुणे, चंडीगढ़, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर, तो थर्ड ईयर में सेम चीज़ रिपीट होगा, ठीक है, थर्ड ईयर फिर फोर्थ ईयर में यही चीज़ रिपीट होगा, ठीक है। तो इवन ऑड का यहाँ पे जो खेल चल रहा है सारा,
ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 11th ईयर क्या होता है? और ना 11th ईयर क्या, सॉरी इवन, 11th ईयर इवन। तो ये जब मेरा 1 है, ये 2 है, तो 1 सेम एज 11 इवन, तो यही चीज़ होगा। पुणे भोपाल लखनऊ, पुणे भोपाल लखनऊ, पुणे भोपाल लखनऊ ए। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें बस कुछ था नहीं, आपको पैटर्न याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे 37 कि पुणे बैंगलोर चंडीगढ़ जो फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड ईयर का पूछ रहा है कि थर्ड ईयर कब जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर कब जाएगा, तो बेंगलुरु, पुणे और चंडीगढ़ ये दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में जा रहा है। तो मेरे पास बचा क्या क्या, बचेगा पुणे, भोपाल, लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे पुणे इसलिए ना क्योंकि पुणे पे अकेले हैं। जैसे ये वाला बैंगलोर जाएगा तो पुणे जाना ही होगा, जहाँ बैंगलोर होगा वहाँ पे पुणे आएगा ही आएगा। लेकिन जब पुणे है जरूरी नहीं है कि वहाँ पे बैंगलोर आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे बचा मेरा पुणे, भोपाल, लखनऊ। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर, ये मेरा सेकेंड ईयर। तो उसी तरह से थर्ड ईयर निकालना होगा तो ये सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगा। फोर्थ ईयर निकालना होगा तो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगा। फिफ्थ ईयर निकालना होगा तो एक सेम चीज़ जो है फिर यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, तो जस्ट उसके अकॉर्डिंग जो आंसर देना है। ठीक, तो ये ऑप्शन 1 और 38 भी जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक लॉजिकल है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इसको अच्छे से समझना है कि 11th ईयर, 12th ईयर, इवन ऑड का जो है बेसिक चीज़ें। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।